आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को बीच में छोड़ने का मतलब है अपने 2 अंक कम करना है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि जिस भाषा में शासन का कामकाज होता है जिस भाषा में शासन का कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। किसे? जिस भाषा में हमारे शासन का कामकाज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजभाषा कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं नंबर 2 देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी? भारतीय संविधान में हिंदी को जो है वो 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। नंबर 3 देखते हैं कि संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। किस धारा 120 के अनुसार यह कहा गया था कि संसद में जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नंबर 4 देखते हैं कि संविधान के अनुसार 343 के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किसके अनुसार? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद नंबर 5 देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। जब संविधान का गठन किया गया था तो यह निर्णय किया गया था कि संविधान के गठन के समय से प्रारंभिक 15 वर्षों तक जो शासकीय कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, उसके बाद वो हिंदी भाषा में किया जाएगा। लेकिन आज भी संविधान का कार्य जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है, जबकि यह प्रारंभ के 15 वर्षों तक की बात की गई थी। नंबर 6 देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसके? 344(1) के अनुसार 7 जून, किसको? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इससे प्रश्न बहुत बनता है कि राजभाषा आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वह 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नंबर 7 देखते हैं कि राजभाषा आयोग की 76 बैठकें हुई थी। 930 व्यक्तियों की गवाही ली गई थी। कितनी?
राजभाषा आयोग की जो कितनी बैठकें हुई थी? तो यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकते हैं। यह क्लास जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कि राजभाषा आयोग की 76 बैठकें हुई थी, जिसमें 930 व्यक्तियों की गवाही ली गई थी। नंबर 8 देखते हैं कि अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की गई थी, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। किस थे? एक 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की गई थी, जिसमें किसके थे? लोकसभा के 20 सदस्य थे और राज्यसभा के कितने थे? 10 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? दोनों को मिलाकर जो कुल सदस्य थे वो 30 सदस्य थे। नंबर 9 देखते हैं कि राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 15 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? राजभाषा आयोग की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 15 जुलाई 1955 को हुई थी। नंबर 10 देखते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वो बाल गंगाधर नहीं है, बाल गंगाधर खेर को माना जाता है। किसे? राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं वह बाल गंगाधर खेर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 11 प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि अनुच्छेद 345 में हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के संबंध में वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 345 में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के संबंध में वर्णन किया गया है। नंबर 12 देखते हैं कि अनुच्छेद 346 के अनुसार संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। यह बात उठाई गई थी कि संचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 346 के अनुसार वर्णन किया गया है कि संचार की वही भाषा होगी जो उस समय जो है संघ की राजभाषा होगी। नंबर 13 देखते हैं कि अनुच्छेद 347 में किस राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा विशेष से संबंधित है। तो अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा विशेष से संबंधित है। कौन सी? अनुच्छेद 347 जो है वो राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली विशेष भाषा क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। नंबर 14 देखते हैं कि अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय में आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो है उल्लेख किया गया है। नंबर 15 देखते हैं कि अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। तो नंबर 15 अनुच्छेद 348 के अनुसार यह वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में सभी जो कार्यवाही हैं
वो अंग्रेजी भाषा में की जाएंगी। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि उच्चतम न्यायालय में जो सभी कार्रवाई हम किस भाषा में कर सकते हैं, तो वहाँ की जो सभी कार्रवाई हैं वो अंग्रेजी भाषा में की जाएंगी। नंबर 16 देखते हैं कि अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 349 में तो भाषा संबंधी जो विधियां हैं उनका वर्णन किया गया है। नंबर 17 देखते हैं कि अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो 50 के अंतर्गत जो है वो हिंदी से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनको दूर करने का जो है उल्लेख किया गया है। नंबर 18 देखते हैं कि अनुच्छेद 350 का में किसमें? 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद जो है 350 का कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की बात करता है। इससे भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नंबर 19 देखते हैं कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों का जो है उल्लेख किया गया है। नंबर 20 देखते हैं कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। तो संविधान की जो शुरुआत में 8वीं अनुसूची में जो संविधान की हिंदी सहित जो है कितनी भाषाएं थी, तो शुरुआत में जो 14 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। नंबर 22 देखते हैं कि संविधान के 21वें संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। किसमें? संविधान के 21वें संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में किसको? सिंधी को अंतिम 8वीं अनुसूची में जिसे सम्मिलित किया गया था। इससे पहले संविधान में 14 भाषा ही सम्मिलित थी। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 1967 21वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था। नंबर 23 देखते हैं कि संविधान के 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को सम्मिलित किया गया था। किसको? संविधान के 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को सम्मिलित किया गया था। नंबर 24 देखते हैं कि संविधान के
अनुच्छेद 92 में संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को सम्मिलित किया गया था। तो 21वें संशोधन में एक भाषा सिंधी को सम्मिलित किया गया था। 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को सम्मिलित किया गया था। और 92वें संशोधन में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को सम्मिलित किया गया था। नंबर 25, अब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो इन सभी भाषाओं को मिलाकर अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। हमें कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा या बुरा, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।